तो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। हम आज किस चीज़ पर बात करेंगे। आज हम फैंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, लाइक फेसबुक, एप्पल, amazon, नेटफ्लिक्स एंड गूगल। लेकिन इन सब के लिए हमारे पास मौजूद हैं हमारी स्पीकर मैम वानिया हबीब। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें टाइम दिया अपना। और इसके साथ साथ मैम वानिया का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन भी मैं दे देती हूँ। लाइक मैम वानिया जो है वो वेस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हैं और आईकुट गुरु की स्कॉलरशिप होल्डर भी हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, एंड ओवर टू यू मैम, आप स्टार्ट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका वालेकुम। इंट्रोडक्शन के लिए। एंड मैम, लास्ट थिंग आई वांट टू ऐड कि मैं काफ़ी देर से इस सेशन का वेट कर रही थी। लाइक जैसे आपने फर्स्ट यूईटी में दिया था, आपका सेशन बहुत ही अमेजिंग था और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू मैम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि हमारे टॉपिक का नाम है फैंग के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन आई होप कि मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है। बिल्कुल मैम, आवाज़ क्लियर है आपकी। ऑलराइट। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फैंग के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो फैंग के बारे में नहीं जानते हैं? आप सिर्फ अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हम इस सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएंगे क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यहाँ मौजूद हूँ। और इन दिनों थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं कोई भी अपनी कमिटमेंट कहीं पे भी ले नहीं रही थी, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यहाँ पे इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि एक वक्त था कि मैं भी आपकी जगह पर थी और मुझे भी सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत थी कि कोई मुझे बताए और कोई मुझे बताए कि हमने क्या करना है। सबसे पहले हम अज्यूमिंग कि आप सबको ज़्यादातर पता है कि फैंग क्या होती हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक ये है कि आप में और मुझ में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है कि मैंने थोड़ा सा अलग काम कर गया और मैं अमेरिका आ गई हूँ और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, वरना आप और मैं तकरीबन एक ही जगह पर हैं। टेक्निकली अगर हम देखें, हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा बेहतर हो अगर आप कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक़ रखते हैं। हम दोनों मिलकर किस तरह से फैंग में जा सकते हैं। हमारा अल्टीमेट गोल जो है इस वक्त लाइफ का, वो फैंग होना चाहिए। वो फैंग इसलिए होना चाहिए क्योंकि फिलहाल जो सबसे ज़्यादा आसान तरीका है जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहा है वो फैंग है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है हाउ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कैन बिल्ड देयर पाथ टू द वर्ल्ड्स टॉप टेक जायंट्स। क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ही हूँ, फर्क नहीं पड़ता ग्रेड या अंडर ग्रेड, आप भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ही हैं, तो हम दोनों किस तरह से अपना रास्ता फैंग में ले जा सकते हैं। फैंग हमारे पास होता है असल में, ये FAANG शॉर्ट फॉर्म है कुछ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के नामों से। F स्टैंड्स फॉर फेसबुक, एप्पल, amazon, नेटफ्लिक्स एंड गूगल। जब हम फैंग की बात करते हैं तो हम दुनिया की जो टॉप क्लास की कंपनीज हैं हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने आपको ये बताया, शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि हम फैंग को अल्टीमेटली इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ 9 to 5 की जॉब करते रह जाएं। वो तो वैसे भी करनी ही है, फैंग में जाके भी आपको 9 to 5 की जॉब, लेकिन एटलीस्ट आपके पास फ्रीडम तो होगी ना। आपके पास जब इनफ अमाउंट होगा तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं अपने, जो भी आपके, मे भी वर्ल्ड टूर पर जा सकते हैं, मे भी अपने पेरेंट्स को आप उम्रा करा सकते हैं। आई एम सॉरी अगर कोई यहाँ पे नॉन मुस्लिम है तो। और बहुत सारे हमारी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन वो जो ख्वाहिशें हैं वो सिर्फ इस वजह से आकर रुक जाती हैं कि हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं होते।
जब आपको जिंदगी भर 9 to 5 काम करना ही है तो क्यों ना फिर आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम काम भी करते रह जाएं, हमारे पास रिसोर्सेज भी ना हो और जो हम चाहते थे वो पूरा भी ना हो। तो अब बात ये आती है कि हम फैंग को ही ज्वाइन करने की बात क्यों कर रहे हैं। अगर तो हम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो और मुख्तलिफ तरीके भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं और होते ही भी हैं, मगर वो बहुत लंबे प्रोसेस होते हैं और उस तक पहुंचने के लिए फिर आपको सालों की मेहनत चाहिए होती है। हमें तो भाई फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम बूढ़े हो जाएं और फिर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए तो फिर लेकिन हमारी सेहत ही ना हो कि हम इंजॉय कर सकें, राइट। हमें तो भाई अपने अपने लेट 20s में ही है ना ये सब कुछ चाहिए। तो इसीलिए फिर हम फैंग को ज्वाइन कर रहे हैं। फैंग के बारे में हमारी बात हो गई है कि जो दुनिया के टॉप कंपनीज हैं उनको हम फैंग कह रहे हैं। सेकंड ये है कि जैसा कि हमारा टॉपिक है व्हाट मेक फैंग्स वर्ल्ड लीडर, हम लीडर किसको कहते हैं और हम फैंग को लीडर क्यों कह रहे हैं। आप में से कोई इस सवाल का जवाब देना चाहेगा? ठीक है, मैं ही दे देती हूँ। हम इसको लीडर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। लीडर वही होता है ना जिसको फॉलो किया जाए। अगर तो मैं यहाँ पर आपसे किसी ना किसी मीडियम के थ्रू कनेक्टेड हूँ तो ये मीडियम हमें, अगर हम इनके मीडियम को यूज़ करें तो हम इन्हें फॉलो कर रहे हैं। हम इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं तो हम इन्हें फॉलो कर रहे हैं। और सिर्फ हम इन्हें फॉलो नहीं कर रहे, दुनिया इन्हें फॉलो कर रही है। तो जब पूरी दुनिया इन्हें फॉलो कर रही है तो फिर ये ग्लोबल लीडर है। ऐसे है, ये सिर्फ सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप और मैं इन्हें फॉलो करें। गवर्नमेंट इन्हें फॉलो करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि इन्हें बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो अल्टीमेटली फिर गवर्नमेंट को भी इनका साथ देना पड़ता है। सो ये हम इन्हें लीडर क्यों कह रहे हैं, अगेन सबसे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं और ये जो इनोवेशंस लेकर आते हैं टेक्नोलॉजी में, एंटरटेनमेंट्स में, या फिर आप कह लीजिए ई कॉमर्स में, या फिर जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं एक वर्चुअल मीडियम के थ्रू, तो ये जो यहाँ पर चेंजेस लेकर आते हैं वो तमाम उसका एक पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो चूंकि इनका इम्पैक्ट ग्लोबल होता है तो लिहाजा ये फिर ग्लोबल लीडर बन जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने ये देख लिया कि भाई ये लीडर तो हैं, सही है, और हमने ये भी देखा कि आप चाहें ना चाहें आपको गूगल यूज़ करना ही पड़ता है, सही है। और जब आपको गूगल यूज़ करना ही पड़ता है तो फिर आपको गूगल की टर्म एंड सर्विसेज को भी अग्री करना ही पड़ता है। इसी तरह से बाकी दूसरी चीज़ें भी हैं। इनोवेशन किसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने बात की कि फैंग स्टैंड्स फॉर फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, एप्पल। सो नेटफ्लिक्स से पहले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हमें याद होगा कि हम सीडी और डीवीडीज इस्तेमाल किया करते थे इंटरटेनमेंट्स के लिए, ऐसे ही है ना। अब आप मार्केट में जाएं तो आपको ढूंढने से भी सीडी या डीवीडी नहीं मिलती है क्योंकि नेटफ्लिक्स आ गया है। नेटफ्लिक्स ने एंटरटेनमेंट की दुनिया ही बदल दी है। इसी तरह से जब इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ या फेसबुक लॉन्च हुआ तो उन्होंने कम्युनिकेशन का तरीका ही बदल दिया। अब लोग पोस्ट करके कम्युनिकेट करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। आपको किसी पे गुस्सा आएगा, आप उसको बताएंगे नहीं कि मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है, आप स्टेटस लगाएंगे और वो शख्स कहना कि समझ जाएगा कि भाई हाँ भाई ये मेरे लिए लगाया गया है। हम सब ऐसे ही करते हैं, राइट। सो ये तरीके बदल गए अब। तो चूंकि ये तरीके बदल गए तो हम इसको थोड़ा सा फैंसी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि उन्होंने इनोवेट कर दिया। और इनकी इनोवेशन से सब फिर अफेक्ट होते हैं। जो अफेक्ट नहीं होता, यानी जो इसको फॉलो नहीं करता, फिर वो पीछे रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं अगर वो इस्तेमाल नहीं करते टेक्नोलॉजी को, तो आप खुद फील करते होंगे कि वो बाकी दुनिया से और बाकी लोगों से बहुत पीछे रह गए हैं। ये वाली बात है। और फिर हमने ये बता दिया कि ये क्यों है लीडर, दे लीड इनोवेशन, रेन्यू एंड एआई रिसर्च एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हमने बात की कैसे कैसे एंटरटेनमेंट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई या फिर कैसे कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्म हो गई है। सो अच्छा जी,
हमने ये जो शुरू बात की थी अपनी आज की, वो ये की थी कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। सो उसके दो तीन तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बैंक ही ज्वाइन करें। यहाँ पे इतनी सारी मुश्किल मुश्किल चीजें जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, हो सकता है मुश्किल ना हो, मतलब इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी तो मुश्किल है। सो इसका एक, इसके अलावा और भी तरीके हैं, मगर वो इससे ज्यादा मुश्किल है। देखिए, बात यह है कि जब एक शख्स एक टॉप की जगह पे मौजूद है, तब आपके पास दो रास्ते हैं। यानी कि आप या तो उसके पास जाके, जिस पहाड़ की टॉप के ऊपर वो मौजूद है, उस टॉप पे उसको जाके ज्वाइन कर लें, तो आप भी पहाड़ के टॉप पे पहुंच जाएंगे। या फिर आप एक नया पहाड़ ढूंढें और उस नए पहाड़ को बनाना शुरू करें और वहां तक के लेके जाएं जहां तक के वो लेके गए। सो अगर तो कोई और एप्लीकेशन लॉन्च हो भी जाए, क्योंकि एप्लीकेशन बनाना तो बहुत आसान हो गया है। आप और मैं घर बैठ के व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन बना सकते हैं, लेकिन क्या वो व्हाट्सएप का मुकाबला कर सकेगी? क्या आप लोगों को राजी कर सकेंगे, इतने सारे जो बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं ग्लोबली व्हाट्सएप के, कि आप व्हाट्सएप को छोड़ के वो आपके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें? ऐसा नहीं है व्हाट्सएप की जैसी कोई और एप्लीकेशंस डेवलप नहीं हुई, डेवलप हुई हैं, लेकिन उसमें यूजर्स नहीं है। सो जितना बड़ा इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट कर लिया है, उसको compete करना बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन। देन आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट है ना हम। अभी तो हमारे पास तो ना रिसोर्सेज है, ना हमारे पास फंडिंग है, ना हमें कुछ आता है, हमारे पास स्किल्स भी नहीं है। ठीक है ना? सो खैर, आपने स्किल सीख ली, घर पे बैठ के आप सीख सकते हैं। फंडिंग कहाँ से लेकर आएंगे? वो तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने रिसर्च में लगा रहे हैं, आप कैसे लगाएंगे? तो यानी कि वहां तक के पहुंचा जा सकता है, ऐसा नहीं है नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन इस वक्त जहां पर जो आपकी और मेरी सिचुएशन है, अक्लमंदी का तकाजा यही है कि हम उनको compete करने के बजाय उन्हें ज्वाइन कर लें। क्योंकि दूसरा रास्ता फिर यही है कि आप अपना स्टार्टअप लगाएंगे, उस स्टार्टअप के लिए आप पहले तो स्किल सीखिए, फिर आप अपने फंड्स जमा कीजिए, और फिर आप उसको दिन रात एक करके उसको उस लेवल तक के लेके जाएं जिस लेवल पे अभी फैंग मौजूद है। और ले जाएंगे, आप बिल्कुल ले जाएंगे, लेकिन इतना अरसा लगेगा कि आपका अच्छे खासे साल तो निकल ही जाएंगे। राइट? सो इसी, लेकिन स्टार्टअप को उनके लेवल तक ले जाने के लिए भी अगेन आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। आप पाकिस्तान में एक छोटे से घर के छोटे से कमरे में बैठकर ये सब नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि एक स्टार्टअप को आगे कैसे लेके जाता है। तो उसके लिए अगेन आपको फिर इनकी टीम ज्वाइन करनी पड़ेगी कि ये अपनी टीम को आगे कैसे लेके जाते हैं। देन इनके पास दुनिया का टॉप 1% टैलेंट मौजूद है, क्योंकि ये सैलरी बहुत ज्यादा देते हैं। और ये सैलरी बहुत ज़्यादा देते ही इसीलिए हैं क्योंकि उनके पास जो इंजीनियर्स होते हैं वो दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर होता है। सिर्फ इंजीनियर नहीं होते उनके पास, जो भी लोग होते हैं वो दुनिया के बेहतरीन लोग होते हैं। आप दुनिया के इतने बेहतरीन लोगों को कहाँ से लेकर आएंगे? सो इसीलिए अगेन मैं कह रही हूँ कि अक्लमंदी का तकाजा फिर यही है कि बजाय इसके कि आप अपना कोई स्टार्टअप लगाने की सोचें, बेहतर ये है कि आप इनको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये लीडर हैं। और ये सब लीडर क्यों हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इनके नेटवर्किंग बहुत हाई है, इनके पास फंड्स बहुत ज़्यादा हैं, इनके पास जो टीम है वो बहुत स्ट्रांग है, इनके जो यूजर्स हैं वो यूजर्स, उन यूजर्स को अपनी तरफ लेकर आना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो बैंक के दरमियान होती हैं। लाइक हमारी नज़र में तो ये सब के सब टॉप के ऊपर है ना, लेकिन अगर आप गूगल की नज़र से फेसबुक को देखें तो वो एक राइवल है। इसी तरह से आप इन कंपनीज के दरमियान जो वो कंपटीशन चलता रहता है। तो ये कंपनीज क्या करते हैं, असल में इन्हें बढ़ना है आगे। ये कहते हैं कि गूगल कहता है कि मैं नंबर 2 पर हूँ। गूगल का जो एआई मॉडल है वो कहता है मैं नंबर 2 के ऊपर हूँ, चैट जीपीटी नंबर 1 के ऊपर है, नहीं मुझे नंबर 1 पे आना है। तो चैट जीपीटी और के मॉडल के और गूगल के मॉडल के दरमियान क्या चल रहा है? कंपटीशन चल रहा है। तो अब गूगल किस तरह से कंपटीशन करेगा? क्या गूगल का जो सीईओ है वो सारे काम छोड़कर वो अपना एआई मॉडल बनाने बैठेगा? नहीं, वो ऐसे इंजीनियर हायर करेगा जो कि गूगल को आगे लेके जाए। सुना था ना आपने पिछले दिनों, आपने हो सकता है न्यूज़ सुनी हो कि जो मेटा है वो चैट जीपीटी के वर्कर्स को ज्यादा सैलरी देकर वो मेटा में हायर कर रहा था। ऐसे ही है ना? सो
ये वाली बात है। फिर नेक्स्ट फिर क्या है, कस्टमर ऑब्सेशन एंड प्रोडक्ट फोकस। इनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो इंतहाई सिंपल होती हैं, क्योंकि आम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय सिंपलिसिटी के। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि भाई गूगल टॉपर है कि चैट जीपीटी टॉपर है, हमें तो अपना काम चाहिए। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं मिस कर गई हूँ कि कोई भी इंसान जो है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो असल में लीडर बनती है अपनी सर्विंग की वजह से। वो जितना ज़्यादा आप लोगों को सर्व करते चले जाते हैं, आप उतना ज़्यादा हायरार्की में ऊपर जाते चले जाते हैं। अगर आप घर में हैं, अपने घर में ही है सिर्फ, ठीक है ना। अगर तो आप अपने घर में सबसे ज़्यादा काम करने वाले शख्स हैं तो आप घर के लीडर होते हैं। इसी तरह आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा सर्व करने वाले हैं तो आप लीडर होते हैं। आई कुड गुरु की एग्जाम्पल ले लीजिए। आई कुड गुरु के मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारे पास लीडर एक ही है, वजह, सर्विंग, टाइम, एफर्ट्स। चैट जीपीटी आपको जो अपनी सर्विसेज दे रहा है वो मोस्टली फ्री दे रहा है, सही है, और उसने आपकी ज़िंदगी को आसान कर दिया है। आप जितना ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को आसान करते चले जाते हैं, आप उतना ज़्यादा लीडरशिप की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ये तो आप समझें कि गूगल में चले जाना या फिर इनके पास चले जाना, ये तो एक आखिरी लेवल पहुंच गया ना। इसके बाद तो मतलब कुछ बच ही नहीं जाता ऊपर जाने के लिए। फिर तो आप एलॉन मस्क की बच जाता है, शायद आप फिर उससे कम्पीट कर सकते हैं जाके। सो लेकिन लीडर जो है ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ तभी बनना शुरू करें जब आप गूगल में चले जाएं, बल्कि उससे पहले आपको काम करना होता है। और ये मैंने आपको बता दिया कि आप हर जगह पे किस तरह से लीडर बनते हैं। नेक्स्ट ये है कि हम बात कर रहे थे कि इन कंपनीज के दरमियान भी कंपटीशन चल रहा होता है, और वो compete अपने इंजीनियर्स की बेस के ऊपर करते हैं कि भाई जिसके पास ज़्यादा अच्छे इंजीनियर है, जिसकी टीम ज़्यादा अच्छी है, जिसकी टीम ज़्यादा स्केलेबल, ज़्यादा इनोवेटिव, ज़्यादा इजी टू यूज़, यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रही होती है और ज़्यादा रिलायबल प्रोडक्ट्स बना रही होती है, वो कंपनी आगे चली जाती है। तो यही सारे जो असल में यहाँ पे जो काम कर हो रहा होता है, वो इसी सब चीज़ों पे काम हो रहा होता है कि अगर तुम्हें गूगल में हूँ और मुझे चैट जीपीटी से कम्पीट करना है या ओपन एआई से कम्पीट करना है, तो मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को मैं ओपन एआई से ज़्यादा ऊपर लेके जाऊंगी। मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक तो ओपन एआई से ज़्यादा रिलायबल होनी चाहिए, फर्स्ट। सेकंड, फास्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं रिलायबल प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने इतना लंबा अरसा ले लिया कि वो पता लगा कि वो ओपिनियन कहाँ की कहाँ चली गई है। सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी होती हैं। जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो फैंग वाले किसी भी शख्स को हायर करने से पहले देखते हैं, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। चाहे वो आपकी सॉफ्ट प्रॉब्लम, चाहे वो आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं या चाहे वो आपके टेक्निकल स्किल्स हैं, आप कितने बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। क्योंकि उन्हें चूंकि कम वक्त में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, तो लिहाजा वो अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्लेक्सिसिटी नहीं चाहते, या वो अपने कामों के अंदर कॉम्प्लेक्स चीज़ों को नहीं चाहते, बल्कि वो ये चाहते हैं कि उन्हें ऐसे इंजीनियर्स मिले, ऐसे टीम मिले जो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सॉल्व कर सके, बजाय इसके कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में मजीद कॉम्प्लेक्सिसिटी क्रिएट करे। तो जब हम गूगल की बात कर रहे हैं तो हमने कहीं ना कहीं आपको बता दिया है कि किस तरह से आप, कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं गूगल में जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम पूरा एक रोड मैप डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक के हमने ये डिस्कस किया है कि ये लीडर क्यों है, और अभी हमने ये डिस्कस किया है कि हमें यहाँ पे क्यों जाना चाहिए। इसमें किसी का कोई सवाल है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आई कैन सी वन हैंड रेज्ड हियर। आई एम अज्यूमिंग कि किसी का कोई भी सवाल नहीं है। ऑलराइट। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। जी मैम हाजिर कवल, आप चैट में शेयर कर सकती हैं। वी विल ट्राई कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन को कम्युनिकेट कर दें, तो इट वुड सेव योर टाइम एंड माय टाइम एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बोलेंगे तो बोलना बहुत ज़रूरी है।
और आप सेशन में बैठ के बोलेंगे भी नहीं तो अगेन हम तो भाई गूगल में जाने की बात कर रहे हैं फिलहाल तो। एनीवेज, सो कोर स्किल्स फॉर ज्वाइनिंग बैंक। देखें, मेरी बात सुनिए। आप अंडर ग्रेड लेवल के ऊपर बैंक को टारगेट करें, ग्रेड लेवल पे टारगेट करें, या फिर मे बी अपनी पीएचडी होने के बाद, या फिर अपनी 40 साल उम्र होने के बाद आप बैंक को टारगेट करें, रोड मैप यही है, स्किल्स यही है जो आपको फॉलो करनी है। सो जितना ज़्यादा जल्दी इन पर काम करना शुरू कर देंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए भी, और उतनी कम मुश्किल आपको फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप अभी अंडर ग्रेड है, आपका इतने ज़्यादा आपके पास जिम्मेदारियां नहीं होती होंगी, घर में भी आपकी जिम्मेदारियां नहीं होती होंगी, और जॉब में तो वैसे भी आप कर भी रहे होंगे तो पार्ट टाइम होगी, तो वो भी पार्ट टाइम जॉब पार्ट टाइम ही होती है, राइट। सो आपके पास कहीं ना कहीं टाइम होता है। लेकिन जब आप फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, आप इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद वो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, और जिंदगी फिर मुश्किल अब होती ही चली जाएगी until आप अपने रिटायरमेंट की तरफ चले जाएं, और फिर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे, तब कहीं आपको जाके टाइम मिलेगा, इससे पहले आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो जो कुछ भी आपको करना है अभी ही अपने स्केड्यूल को मैनेज कीजिए। सबसे पहले आपको कोडिंग आनी चाहिए। कौन सी लैंग्वेज आती है फर्क नहीं पड़ता, कोडिंग आनी चाहिए। सही है। फिर जो भी लैंग्वेज आपने सीखी है उसमें आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम आना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम करने के बाद आपको पूरा सिस्टम डिजाइन करना आना चाहिए। मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग भी आप सीख लें तो बहुत अच्छी बात है, बट इट इज नॉट दैट नेसेसरी। गूगल कहता है कि भाई आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम आता है, आपको सिस्टम डिजाइन आता है, आपको कोडिंग आती है, बाकी चीजें हम आपको सिखा देंगे। सही है। नेक्स्ट इज सॉफ्ट स्किल्स में कि आपका टीम वर्क होना चाहिए और कम्युनिकेशन भी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए आपकी नेचर, बजाय इसके कि आप। मैम, मैम वानिया, आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें। आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लम है। ऑलराइट, मेरी आवाज़ पहुंच रही है। तो यस मैम, अब आई है आवाज़। सो मैं यूनिवर्सिटी के इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, ये कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके मैम, नो इशू। सो मैंने मैम हाजर कवल से सवाल किया था कि सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है। मैम यूज व्हाट अबाउट यू, क्या आप जानते हैं सिस्टम डिज़ाइन के बारे में कुछ? अगर आप नहीं भी जानते, यू कैन सिंपली से नो। सो सिस्टम डिज़ाइन का मतलब होता है पूरी पूरी प्रोडक्ट को तैयार करना। वैसे मैम उरूज, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, या फिर वो पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। मैम वानिया, ये स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स, ये क्वेश्चंस ऐसे ही करते हैं चैट में। मैं तो बहुत बार कह चुकी हूँ। तो इसी तरह है रिस्पॉन्स। स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन करें मैम वानिया से, हमें आज चांस मिला है सीखने के लिए। असल में हम लोगों को बोलना नहीं आता है, और हमें
एक हेजिटेशन होती है मीटिंग्स में बात करने में, और ये हेजिटेशन आपको दूर करनी पड़ेगी। आपको बोलना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नहीं बोलेंगे तो फिर जब आपका यूनिवर्सिटीज, जब आप स्कॉलरशिप को टारगेट कर रहे हैं ना, अगर आप आईकोट ग्रुप में मौजूद हैं, सो अगर आप आईकोट ग्रुप के ऊपर मौजूद हैं तो फिर क्या होता है हमारे पास कि हम स्कॉलरशिप के ऊपर को टारगेट कर रहे होते हैं। अगर आप सेशंस में नहीं बोलेंगे तो फिर होगा ये कि आप इंटरव्यूज में नहीं बात कर सकेंगे, आप प्रोफेसर के सामने आपका माइंड फ्रीज हो जाएगा। इसी तरह से फिर गूगल का भी इंटरव्यू होता है, वहां पर भी आप इंटरव्यू में फंक्शन नहीं कर सकेंगे। तो सिस्टम डिजाइन होता है एक पूरी प्रोडक्ट को तैयार करना, जैसे व्हाट्सएप है एक पूरी प्रोडक्ट है, इसके बैकएंड से लेके यूजर एंड तक के तमाम चीजों को तैयार करना हमारे पास होता है सिस्टम डिजाइन। फुल सिस्टम को डिजाइन करना, एक एक फास्ट सिस्टम को और एक रिलायबल सिस्टम को डिजाइन करना बेसिकली आपका काम होता है गूगल के अंदर। और वो आपको आता है कि जब आपको डीएसए आता है, और डीएसए सीखने के लिए आपको कोडिंग सीखनी पड़ती है। सो ये सिर्फ 3 चीजें हैं एक्चुअली में, कोडिंग, डीएसए एंड सिस्टम डिजाइन एंड सॉफ्ट स्किल्स हम कहीं ना कहीं सीख लेते हैं जब आप यहाँ पर आएंगे इंशाल्लाह उसके स्कॉलरशिप के ऊपर, तो आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी इम्प्रूव हो ही जाएंगी। सो अब हमें ये देखना है कि इस वक्त तो हम यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, तो यूनिवर्सिटी में हम किस तरह से अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर सकते हैं। अब छोटी सी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सिर्फ और सिर्फ आपको कोडिंग आनी नहीं चाहिए, आप दुनिया को बताएंगे भी ना कि आपको कोडिंग आती है। अगर तो कोई भी शख्स आपको ऐसे आके कहे कि मुझे डीएसए आता है, तो और उसके पास डिग्री भी नहीं है, राइट, या चले आप उसके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री भी है, सो आप किस तरह से एवेलुएट करेंगे कि उसे आता भी है या नहीं आता है। उसने जो काम किया होगा आप उस काम को देखेंगे, तो आपको जो है फील्ड में कंट्रीब्यूशन करनी पड़ती है। और ये जो चीज़ है मैं समझती हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोडिंग जितनी भी आती है, या फिर आपको बहुत अच्छी कोडिंग आती है, लेकिन आपने कंट्रीब्यूशंस कोई नहीं की हुई हैं, आपने दुनिया को बताया हुआ नहीं है कि आपको ये काम आता है, और आपने लोगों को सर्व नहीं किया हुआ है, तो आई वुड से कि आपके लिए फैंग में एंट्री बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, फैंग में एंट्री यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है, लेकिन जस्ट टू मेक योर सेल्फ क्लियर कि कंप्यूटर की साइंस को समझना सिर्फ कंप्यूटर साइंस वालों का काम नहीं है। कंप्यूटर की साइंस को समझना मेरे लिए एज अ फिजिक्स स्टूडेंट भी उतना ही ज़रूरी है जितना किसी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को के लिए ज़रूरी हो सकता है। या फिर आप अगर मेडिकल के किसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आप एमबीबीएस इवन हैं अगर, तो भी आपके लिए कंप्यूटर को सीखना उतना ही ज़रूरी है जितना एक किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कंप्यूटर आना चाहिए। क्योंकि अगर तो हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस नहीं आती या फिर आपको कोडिंग नहीं आती है तो आप दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे, तो ये बात वाकई बिल्कुल ठीक बात है। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप खुद ही देख लेंगे कि ये 100% ठीक बात है। तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, जिस भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, जो भी सब्जेक्ट आपका मेजर है, इररिस्पेक्ट ऑफ दैट आपको कंप्यूटर साइंस सीखनी चाहिए। और कंप्यूटर साइंस काम है, मे भी मतलब तो अपनी टेक्निकल स्किल्स को अपनी अपने मैथमेटिक्स में इंटीग्रेट करना आना चाहिए, और वो इंटीग्रेशन खुद ब खुद आ जाती है अगर तो आपके पास कंप्यूटर साइंस की नॉलेज होती है। ऑलराइट, माय इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, सो अगर मेरी आवाज़ ना आए तो फिर मुझे बता दीजिएगा। अगर तो आपकी अगर तो आपके टेक्निकल स्किल्स स्ट्रांग है तो आपका जो भी मेजर है आपको खुद ही पता लग जाता है कि आप उसको कहाँ इंटीग्रेट करें। यस, मरियम साद, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम मैम, आई हैव अ क्वेश्चन कि आई लिसन दैट कि फैंग में एक ऑफ कोर्स कंप्यूटर साइंस तो है ही, एक मैन अभी बहुत ही कोर सब्जेक्ट, बट हम अगर लीड कोड के ज़रिए या वैसे अगर हम उनके इंटरव्यूज़ को क्रैक कर लेते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस भी काफ़ी लोगों को आई मीन पढ़ा है, नॉट देखा नहीं बट पढ़ा है कि उनको फैंग में जॉब मिली है। सो व्हाट यू कैन से अबाउट दैट प्लीज।
ऑलराइट मैम, मरियम, आप लीड कोड के बारे में क्या जानते हैं? आई वुड आस्क यू फर्स्ट। मैम, only this thing के lead code is a major source of developing critical thinking, logic building, और अपने आप जो जिस प्रॉब्लम को जिस तरह से आप यूनिक वे में सॉल्व कर सकते हैं, यू नो via lead code problems. So I think ये आपको रियल वर्ल्ड के भी प्रोजेक्ट और प्रॉब्लम्स को डील करने की आप में एक डेवलपमेंट आपके माइंड में पैदा करता है। तो वो प्रॉब्लम्स आप जो सॉल्व करते हैं, और ये जो सारी आप स्किल्स बता रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जो मैंने अभी आपको बताया था शुरू में, कि जो सबसे मेजर स्किल है जिसे गूगल या फिर फैंग देखता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। और आपने बताया कि आप लीड कोड के थ्रू इस स्किल को एक्वायर कर सकते हैं। आप किस तरह से स्किल एक्वायर करते हैं, यानी लीड कोड आपको कैसे प्रॉब्लम सॉल्वर बना देता है? मैम, बाय गोइंग थ्रू ईच एंड डिफरेंट लेवल प्रॉब्लम्स, जैसे जिस तरह की भी, ये तो हमारे एक कहने की बात है कि कंप्यूटेशनल एरे और जो भी डाटा स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं, एक्चुअली हम जब सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व तो कोडिंग वे में कर रहे होते हैं। लाइक हमने डाटा स्ट्रक्चर सीखा है तो हम उस वे में एरे से रिलेटेड हमें मिल गया कोई, या बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम लगा दिया, या आई मीन हैश मैप, इस तरह से। ये तो कोडिंग आई मीन कॉन्सेप्ट है। बट इन्हीं के जरिए हम जब कोड करते हैं या हम उन्हें किस तरह से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वो जो अप्रोचेस होती है ना, वो आपके माइंड मसल्स को स्ट्रांग करती हैं। और इन्हीं के जरिए आप जो आपकी इवन कि आपकी रियल लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, या प्रोफेशनली भी, तो आप उसको डील करने का जो है एक तरह से अपने अंदर एक स्ट्रांगनेस और एक यानी कि एक पोटेंशियल अपने अंदर पाते हैं जब ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है। तो जस्ट इनका आई थिंक इनका इतना ही पार्ट होता है। वैसे तो कोडिंग फील्ड में तो है ही इनकी, आई मीन बहुत ज्यादा नीड है, और बहुत ज्यादा इनका मास्टरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसको करके लीड कोड को पर मास्टरी हासिल करके आप अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे भी सोचना सीखते हैं। आप उनको सॉल्व करने की अपने अंदर एक पावर अपने माइंड में आप फील करते हैं। मेरा ये मानना है। थैंक यू। आपका मानना बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है। हम ये कह रहे थे कि चूंकि लीड कोड, मैं ये जानना चाह रही थी कि आपको पता है कि लीड कोड में हम कोडिंग करते हैं, और हम लीड कोड में मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को यूज करते हुए, और आई वुड से कि आई गुड गो के ऊपर आप जो लीड कोड करते पढ़ते हैं वो टोटली डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का होता है, जो कि डीएसए होता है। लेकिन उससे भी पहले आपको लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको कोडिंग आनी चाहिए, इजंट इट दैट? क्या ऐसा नहीं है? यस मैम, और यू आर राइट। और चूंकि आपको कोडिंग आनी चाहिए, तो कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे बात क्या हो रही है, कंप्यूटर साइंस की बात यहाँ पे ये हो रही है, और मैं आपको थोड़ा सा ये इलेबोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि कोडिंग, डाटा स्ट्रक्चर, सिस्टम डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये कंप्यूटर साइंस वालों की जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ, बल्कि अगर तो आप ये सारी चीजें जो है, कोडिंग भी और सिस्टम डिजाइन भी और डीएसए भी और क्लाउड कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग और एआई भी, अगर तो आप ये सारे सब्जेक्ट्स कंप्यूटर साइंस के फील्ड में पढ़ते हैं, और लेकिन आपका जो मेजर है, फॉर एग्जांपल मेरा जो मेजर है वो फिजिक्स है, तो बावजूद इसके मेरा मेजर फिजिक्स है, लेकिन मुझे ये सारी चीजें और ये सारे कॉन्सेप्ट्स मुझे उतने ही स्ट्रांगली पता होने चाहिए जितना किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पता होते हैं। ठीक है। सो सारी बात करने का जो मेरा मकसद है यहाँ पे वो ये है कि आपका कोई भी मेजर है, आप फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हैं, आपको टेक्निकल स्किल्स उतनी ही स्ट्रांगली आनी चाहिए, आपको कंप्यूटर साइंस की नॉलेज उतनी ही होनी चाहिए। और जब आपके पास नॉलेज होती है तो फिर आप उस नॉलेज को अपने मेजर के साथ इंटीग्रेट करने के काबिल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने लीड कोड की बात की और अभी आपने डीएसए की बात की, लेकिन आपको नहीं पता कि अगर तो डीएसए को आपने अपने मेजर में, या अगर आपका मेजर मेडिकल है, अपने उस डीएसए को अपने मेडिकल में किस तरह से यूज करना है, तो इसका मतलब है कि आपको डीएसए ठीक से नहीं आता। वंस अगर आप उस डीएसए के ऊपर कमांड हासिल कर लेते हैं और आप इस काबिल हो जाते हैं
कि अब आपका माइंड ये सोच पा रहा है कि आपने इन दोनों चीजों को इंटीग्रेट करना है, देन यू आर अ वर्ल्ड क्लास लीडर। फिर आप उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि जो कंपनीज हैं जो कि टॉप के ऊपर हैं, वो आपके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के लिए तैयार हो जाती हैं। आपकी सैलरीज जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर की होती है। गेटिंग माई पॉइंट? सो इसके लिए हमने आपको ये Yes, बताया। excuse me, ma'am. Thank you so much. Just for the concluding the whole conversation. So this is confirmed that without having core computer science degree, we can get the FANG company's job if we are master in core computer science skills or knowledge. What you are like what you are saying. एग्जैक्टली मैं बिल्कुल यही बात कर रही हूँ। अगर तो Okay. जहाँ पे गूगल अपनी ओपनिंग्स शेयर करता है वहां पे आप अपना रोल, मे बी आप मैथमेटिशियन है। अब मैथमेटिशियंस जो ट्रेडिशनल मैथमेटिशियंस होते हैं उनका कोडिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन गूगल जिन मैथमेटिशियंस को हायर करता है उनकी पीएचडी इन मैथमेटिक्स होती है, या फिर मास्टर्स इन मैथमेटिक्स होता है, या फिर चले बीएस इन मैथमेटिक्स होता है। लेकिन वो उन लोगों को हायर नहीं करता जिन्हें कोडिंग ना आती हो और जिन्हें ये स्किल्स ना आती हो जो मैंने पीछे स्लाइड में शेयर की है। तो Thank you आई so वुड much. से Thank you यहाँ so much, अमेरिका ma'am. में भी यही है। वैसे मैं आपको एक अच्छी खुशखबरी ये दे दूं कि भले आपका काम थोड़ा सा ज्यादा हो गया कि अब आपको कंप्यूटर साइंस भी पढ़नी है, जिसकी डिग्री नहीं मिलेगी ऑफ कोर्स आपको। अगर मैंने कोडिंग सीखी है तो किसी ने मुझे डिग्री तो नहीं दी है ना, एज अ फिजिसिस्ट मेरे पास तो फिजिसिस्ट की होने की डिग्री है। सो लेकिन मेरा काम डबल है। तो लेकिन मैं ये डबल काम करने के बाद, यानी फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस दो अलग अलग मेजर्स को मास्टर्स करने के बाद, फिर आपको पता है मेरी वैल्यू भी डबल हो जाती है। फिर मेरी वैल्यू जो है वो कंप्यूटर साइंस वालों को पीछे छोड़ देती है। और फिर जो मेरी वैल्यू है वो, जैसे मैंने भी आपको बताया कि असल में इन कंपनीज के दरमियान कंपटीशन चल रहा होता है, हमें तो प्रोडक्ट मिल रही है ना यूज करने को, लेकिन इन कंपनीज को वो बनानी है। तो अब असल में क्या है, अब वो फिजिसिस्ट को अलग से हायर करें, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अलग से हायर करें, फिर फिजिसिस्ट उसको समझाता रह जाए कि भाई ये फिजिक्स की प्रॉब्लम जो है ये ऐसे सॉल्व करनी है, और वो सॉफ्टवेयर वालों को समझ ही ना आए कि भाई ये कौन सी फिजिक्स की है, कौन सी मैथमेटिक्स की है, कौन सी बड़ी बड़ी इक्वेशंस ये बता रहे हैं। सही है। या फिर चले मेडिकल, अगर आपको मेडिकल से भी ताल्लुक है तो आप ये सारी चीज़ों को उसी से कंक्लूड कर लीजिएगा। मेरा चूंकि फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर से ताल्लुक रहता है इसलिए मेरे जहन में सिर्फ यही एग्जाम्पल्स आती हैं बात करने के लिए। तो अब जो है फिजिक्स वाला जो है वो कंप्यूटर साइंस वालों को बताता ही रह जाएगा, समझाता ही रह जाएगा कि भाई ये इक्वेशन है ये ऐसे सॉल्व करते हैं, ये प्रॉब्लम जो है वो ऐसे सॉल्व करते हैं। और कंप्यूटर साइंस वाला फिजिक्स वालों को बताता ही रह जाएगा कि भाई ये कोडिंग में ये इस तरह से आप नहीं कर सकते, आप पेन उठा के कॉपी से तो वो काम कर सकते हैं, आप कंप्यूटर को इस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी शख्स में ये दोनों चीजें मौजूद है तो आप बीच में देख रहे हैं कितना टाइम बच रहा है, जो प्रॉब्लम थी वो कितनी ज्यादा आसान हो गई है। तो उसको पता है फिजिक्स को कैसे सॉल्व करना है और उसको पता है कि उसको कोडिंग में कैसे इंप्लीमेंट करना है, और वो कर देगा। ठीक है। तो इस तरह से जब ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो फिर वो आगे बढ़ते हैं ऑफ कोर्स, और वो इसीलिए फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं। याद रहे कि अगर आपको फैंग में जाके फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रही है, और अगर वो आपको इतने सारे पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए महीने के अगर वो आपको पे कर रहे हैं, तो आपका फिर जिम्मेदारी भी ऐसी ही होती है, आपको स्किल्स भी फिर ऐसी आनी चाहिए। क्योंकि देयर इज अ सेइंग, आप जितने ज्यादा काबिल होते हैं उतनी ज्यादा आपकी इनकम होती है। एंड इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट, लिटरली इट्स यूनिवर्सल फैक्ट। हो सकता है किसी के साथ कोई मसला हो तो हम आउटलायर्स को काउंट नहीं करते, लेकिन ऑन एवरेज एक एवरेज इंसान, आपको अगर अपनी काबिलियत का अंदाजा लगाना है तो अपनी सैलरी से अंदाजा लगाइए आप कितना अर्न कर रहे हैं। क्योंकि ये एक नेचुरल फैक्ट है, नेचुरली आपकी उतनी ही सैलरी होती है जितना आप काबिल होते हैं। सो अगर तो आप 1 करोड़ रुपए पाकिस्तानी आपको अर्न करने हैं तो फिर आपको अपनी काबिलियत वहीं पर ही लेके जानी पड़ती है, और ये जो सारी चीजें ही आपको काबिल बनाती हैं। सो हम ये बात कर रहे थे कि अगर इवन आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री भी है और आपने आपकी डिग्री में लिखा हुआ है कि भाई आपको डीएसए आता है, लेकिन गूगल आपकी डिग्री के बेसिस के ऊपर आपको हायर नहीं करता। गूगल को आपने प्रूफ करना है कि भाई ये जो बातें मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही बातें हैं। एंड देन चूंकि गूगल लीडर है, तो देखा जाए तो एक कंपनी, यानी एक कंपनी 4 दीवारों से लीडर नहीं बन जाती, असल में उसमें जो टीम है जो उसको काम
जो उस कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं असल में वो लोग लीडर हैं, तभी तो वो कंपनी भी फिर लीड कर रही है। सही है। तो आपको अगर उस कंपनी में जाना है तो आपको लीडर बनना पड़ेगा। एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको गूगल में जाना है तो आपको गूगल बनना पड़ेगा। अपनी जिंदगी में जिस भी लेवल के ऊपर है उसमें गूगल बन जाइए। जो भी आपकी फील्ड है आपको अपनी फील्ड का गूगल होना चाहिए। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपकी हाउ वुड से कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितनी इम्पोर्टेंट आपकी डिग्री है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड है। कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड क्या होती है? आपको बहुत आम जबान में अगर मैं कहूँ तो पब्लिकेशंस। ठीक है, पब्लिकेशन से मुराद मेरा रिसर्च पब्लिकेशन नहीं है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है उसको जाके गिटहब पे पब्लिश कीजिए, उसको जाके अपने लिंक्डइन पे पब्लिश कीजिए। ओपन सोर्स जो कोड होते हैं या ओपन सोर्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं वहां पे जाके कंट्रीब्यूट कीजिए। एज आई सेड इन द अर्लियर कि आपकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, आपकी जो सर्विंग है वो आपको लीडर बनाती है। सो अगर तो आपको गूगल में जाना है तो आपको अपने लेवल पे, जिस भी लेवल पे आप हैं, चाहे अपने घर में हैं, चाहे अपनी क्लास में हैं, या चाहे इस क्लास में जिसमें भी आप मौजूद हैं, आपको यहाँ लीड करना है। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे नहीं है कि आप गूगल में जब जाएंगे तो आप लीड करना शुरू कर देंगे, नहीं, आपको पहले से लीड करना शुरू करना है, तभी तो आपके लीडर्स के साथ जाके मिलेंगे। यानी ऐसे नहीं होता कि जो शख्स अम, अमीर होता है तो वो काबिल हो जाता है। जैसे मैंने भी आपको बताया, आप कितना अर्न करते हैं ये जाहिर करता है अल्टीमेटली कि आप कितने काबिल हैं। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप अमीर होंगे तो आप काबिल हो जाएंगे, पहले आपको काबिल होना पड़ता है तभी आप अमीर होते हैं। माई होल पॉइंट इज दैट। सो अब हमारे पास क्या है कि अभी आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, आपके पास रिसर्चेस नहीं है। ठीक है। सो चूंकि ग्रेड स्टूडेंट्स लाइक में उनका तो काम ही होता है रिसर्च करना, तो अगर तुमकी रिसर्चेस नहीं है तो इट्स अ रियली रियली रेड फ्लैग फॉर देम। लेकिन आपके हैकाथॉन्स पब्लिश होने चाहिए, आपके जो छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश होने चाहिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर। बहुत सारी जगह पे हो सकते हैं जहाँ पे आपको हैकाथॉन से लैब एआई का नहीं है, गूगल के हैकाथॉन्स हैं और मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स हैं जहाँ आपको ऑनलाइन जो हैकाथॉन मिलता है पहुंच जाइए वहां पे। फेल होकर आ जाइए मगर पहुंच जाइए। फेल होकर आए हैं, पब्लिश कीजिए, फेल हो गए हैं, सही है, फिर जो भी आपके स्किल्स हैं उसको इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स कि आप जिस भी लेवल के ऊपर मौजूद हैं आपके पास बहुत टाइम है। डोंट कंसिडर कि आपके पास टाइम नहीं है और अब जब आप ये वाला काम कर लेंगे उसके बाद ही आप करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप जितना ज्यादा आगे बढ़ते चले जाएंगे जब तक आप रिटायर नहीं हो जाएंगे आपके पास टाइम नहीं आएगा, और जब आप रिटायर हो जाते हैं तो मतलब ये होता है कि आप कुछ करने के काबिल ही नहीं है एक्चुअली। सो किसी भी करके टाइम को मैनेज कीजिए। अगर आप जॉब्स कर रहे हैं तो अपनी नींद का टाइम कट कीजिए और इन सारे काम, इन सब चीजों के ऊपर काम कीजिए, फील्ड्स के अंदर कंट्रीब्यूशन कीजिए, स्किल्स सीखिए, एंड देन यू रेडी टू गो। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब या तो आप जल्दी मेहनत करके थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्री हो जाइए या फिर आप पूरी जिंदगी मेहनत करते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सीक गाइडेंस फ्रॉम प्रोफेसर्स एंड मेंटर्स। प्रोफेसर्स तो आपके पास नहीं होंगे अभी लेकिन मेंटर्स आपके पास हैं। और और जो हमारे एयरपोर्ट ग्रुप की एडमिनिस्ट्रेशन है वो लिटरली मौजूद है उस जगह पे जहाँ पे आप पहुंचने की प्लानिंग कर रहे हैं। सो मैं आपको बैठ के यहाँ पे लेक्चर दे रही हूँ कि फैंग में कैसे जाना है, वो एक अलग बात है। लेकिन एक शख्स पहुंच गया है और वो आपको बता रहा है कि कैसे जाना है, तो आपको उसकी बात को फॉलो करना चाहिए कि जो पहुंचा हुआ है और बता रहा है, क्योंकि अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे ना तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। वही वाली बात है कि या तो आप है या तो आप खुद से अपने रास्ते बनाइए, सारी चीजें देखें, हर जगह अपना सर मारें जाके, या फिर जो किसी ने रास्ता बना दिया है उसके ऊपर चल के आप जल्दी चीजों को अचीव कर लीजिए। नेक्स्ट इज बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल प्रोफाइल। सबसे पहली चीज कोडिंग होनी चाहिए। कोडिंग आपने सीख ली है, दुनिया को कैसे बताएंगे मुझे आती है, लीड कोड प्रॉब्लम्स। सिर्फ लीड कोड प्रॉब्लम हमारे पास एक एक वो नहीं है, वेबसाइट नहीं है, मोस्ट लेवल यही है, लेकिन और भी वेबसाइट्स हैं और भी रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं, और ये नाम मैंने सिर्फ गूगल किए हैं, आप भी कर सकते हैं। लैब एआई के ऊपर हम हैकाथॉन्स में जाते हैं, लेकिन सिर्फ दुनिया में लैब एआई ही नहीं है। आपको जहाँ पे जो भी चीजें मिलती है गूगल कीजिए,
अपनी फील्ड के मुताबिक। लैब एआई पे इस महीने आपको मेडिकल का कोई प्रोजेक्ट नजर नहीं आ रहा, कहीं गूगल कीजिए, किसी और वेबसाइट पे चले जाए, फ्री में ही तो करना है इसे। देन कंट्रीब्यूट टू द ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, जिसकी मैं अभी बिल्कुल बात कर रही थी। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल पाइथन की लाइब्रेरी है, नमपाई की लाइब्रेरी आप ले लीजिए, या फिर अगर खैर नहीं भी जानते तो एक लाइब्रेरी पाइथन की लाइब्रेरी है नमपाई। सो इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वहां पे जाके आप कंट्रीब्यूशंस कीजिए, या फिर आप व्हाट डू आई मीन बाय दैट के कंट्रीब्यूशंस कीजिए। सिंपली एक काम करें, गिटहब पे जाएं और जो जो आप सीखते जाएं उस पे वहां पे पोस्ट करते जाएं। गिटहब पे सिर्फ आप अपने कोड पोस्ट नहीं करते हैं, गिटहब पे आप अपने टेक्स्ट भी पोस्ट कर सकते हैं, और आप गिटहब पे अपने नोट्स भी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और वैसे ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, आई एम फाइंडिंग इट हार्ड कि मैं आपको किस तरह से ये समझाऊं और कौन से एग्जांपल दूं आपको। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली यही लाइन, हाउ टू कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, सो आप ये वहाँ पे गिटहब पे भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप वहाँ पे भी जाकर अपने कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं, कि कोई भी चेंजेस आप कर सकते हैं वहाँ पे। आप बता सकते हैं कि भाई आपने ये चीज़ की हुई है, मेरे पास जो है इसको करने का एक ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड तरीका है, आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट, जब आप ये वाले सारे काम कर लेंगे तो इंटर्नशिप्स होती हैं, इंटर्नशिप्स कीजिए। गूगल में आपकी इंटर्नशिप लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ दुनिया में गूगल ही नहीं है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इतने ज़्यादा टॉप पर तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे काम करके आपको, आप इतने काबिल होंगे कि आप फिर गूगल तक के जा सकेंगे। अपने खुद के पर्सनल पोर्टफोलियोज आपने पब्लिश करने हैं। यहाँ तक की बातों में किसी का कोई मसला, हमने बात की कि फैंग क्या है, फिर हमने बात की कि ये वर्ल्ड लीडर हम इन्हें क्यों कह रहे हैं, फिर हमने बात की कि इनको वर्ल्ड लीडर कौन कौन सी चीज़ें बनाती हैं, और फिर हमने बात की कि अगर आपको इन्हें ज्वाइन करना है तो आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। यस मरियम साद। Yes, ma'am. First of all, I really appreciate your uh, स्पीचिंग स्टाइल, कि आप इतने खूबसूरत तरीके से और इतने आसान तरीके से हमें समझा रही हैं कि किस तरह से हम वर्ल्ड क्लास कंपनीज या वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स बन सकते हैं। मैं थोड़ा सा, मेरा क्वेश्चन थोड़ा, आई थिंक मे बी इट वुड लुक फुलिश, बट फिर भी बिकॉज आई एम करियर ओरिएंटेड, सो ये चीज़ मुझे उकसाती रहती है क्वेश्चंस करने के लिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये कम्युनिटी ऐसी है कि इट नेवर लेट मी डाउन, तो हमेशा मुझे हमेशा ही वेलकम किया जाता है। और अगेन मैं फिर क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ कि मैम, ये कि जो आपने अभी ओपन सोर्स की बात की, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की, चाहे वो गिटहब पे हो, चाहे वो आई मीन कोई भी हो, लाइक जी सॉक हो या इस तरह का, तो मैं थोड़ा सा माफ कीजिएगा, मेरी कोडिंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं अभी लीड कोड में समझ लीजिए कि बिगनर और इंटरमीडिएट लेवल के बीच में कहीं हूँ। तो पाइथन तो सीखी हुई है, बट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के बारे में मुझे इतना नहीं पता है। हालांकि हैकाथॉन्स में काफी जा चुकी हूँ मैं, और कोडिंग कॉम्पिटिशन्स भी मैं 3-4 जो हाई लेवल जो कोडिंग कॉम्पिटिशन्स है, मेटा और ये ये कलीको वगैरह माशाल्लाह से जा चुकी हूँ। बट ये ओपन सोर्स जो प्रोजेक्ट की आप बात कर रही हैं, इसमें जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये कोर कोडिंग स्टाइल में होता है, या थोड़ा सा आप मुझे प्लीज बताएंगी कि, या फिर हमें कोई वाइब कोडिंग टाइप जनरेटिव एआई के थ्रू हमें कुछ बनाना होता है, या इसे किस तरह से हम किस किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? थैंक यू सो मच। आई गेस जी मैम वानी आ रही है वापस। आई होप मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही हो। आई एम सो सॉरी मरियम साद, अगेन माई इंटरनेट कनेक्शन। क्या आप अपनी बात रिपीट कर सकते हैं प्लीज़? नो प्रॉब्लम मैम। मैम ये कहना चाह रही थी मैं कि अभी आपने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की बात की है, तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में हम किस किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी बताया था कि मुझे कोडिंग थोड़ी सी, आई मीन मुझे इतनी अच्छी कोडिंग नहीं आती है टू बी ऑनेस्ट। पाइथन मैंने सीखी हुई है, बट लीड कोड जो है मुझे, समझ लीजिए कि इंटरमीडिएट और बिगनर लेवल के बीच में मैं अपने आप को समझती हूँ। तो अगर हम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की,
तो इसमें हम किस तरह से, हम क्या जनरेटिव एआई के तहत हम कोई वाइब कोडिंग टाइप इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं या कोर कोडिंग स्टाइल से, या प्लीज मुझे बताइएगा किस किस तरह से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लाइक हमें कोर कोडिंग आनी चाहिए या क्या रिक्वायरमेंट है? थैंक यू। ऑलराइट मैम, आपने देखा होगा कि नॉर्मली हम जो भी रिसर्चेस करते हैं, तो रिसर्च का जो लफ्ज़ है वो रिसर्च इसीलिए होता है कि एक चीज़ ऑलरेडी सर्च है, आप उसको वापस से कर रहे हैं। सो इसी तरह से जो नॉर्मल हमारे पास प्रोजेक्ट्स हम जो भी बनाते हैं, वो तकरीबन कहीं ना कहीं बने हुए होते हैं और लोगों ने उनको ओपनली पोस्ट किया हुआ होता है। अब पोस्ट करने के मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, जैसे गिटहब की इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। गिटहब पे बहुत सारे ओपन सोर्स कोड मौजूद होते हैं जिनको कोई भी आके एडिट भी कर सकता है और उनको इस्तेमाल भी कर सकता है। सही है। सो आपने जो भी आपको काम आता है, लेट्स से आपको बिगनर लेवल की भी आपको पाइथन आती है, सो अब आपका काम ये है कि आप उस पाइथन के हवाले से छोटे छोटे कोड्स देखिए या छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देखिए जो कि मौजूद हैं। आप वहाँ पे जाके उसमें चेंजेस कीजिए। अब जो भी चेंजेस करता है ना, उसका नाम शो होता है कि भाई ये जो चेंजेस, ये वाली जो चीज़ है, ये इन्होंने की है। ठीक है, आपकी प्रोफाइल शो होती है वहाँ पे। सो आप वहाँ पे जाके चेंजेस कर सकते हैं या फिर आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट इस तरह से किया हुआ है, आपने यहाँ पे 100 लाइनों का कोड इस्तेमाल किया हुआ है, जबकि यही जो काम है ये 50 लाइनों के कोड में किया जा सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am, exactly. So, can you please little bit more tell me कि हम अप्रोच कैसे कर सकते हैं एप्लीकेशन, जब आई मीन कोई भी हमारे पास नोटिफिकेशन आता है या कोई भी इनविटेशन आता है, तो हम उस पे हम एप्लीकेशन देते हैं, किस तरह से अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है? इसका अप्लाई करने का कोई प्रोसीजर नहीं होता है। जब हम बात कर रहे हैं ओपन सोर्स की, तो इसका मतलब है कि वो ओपनली अवेलेबल है। फॉर अच्छा, एग्जाम्पल, या देखें, फॉर एग्जाम्पल आपको एक पिक्चर डाउनलोड करनी है गूगल से। सो आप जस्ट गूगल के ऊपर सर्च करते हैं कि भाई मे बी, हाउ वुड आई से, कि मे भी कोई भी आपको सिंपल सी पिक्चर आपको डाउनलोड करनी है, आप सिर्फ उस पिक्चर का नाम सर्च करेंगे, आपके पास ओपन सोर्स पिक्चर्स आ जाएंगे, आप उसको कॉपी कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए, जस्ट लाइक दैट। आपको कोई भी स्किल आती है पाइथन की, फॉर एग्जांपल आपको कैलकुलेटर बनाना आता है, आपने फॉर लूप सीखा और आपको कैलकुलेटर बनाना आ गया, तो आप सिर्फ ये लिखिए ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स फॉर कैलकुलेटर इन पाइथन। सो वहां पर आप जाकर उन प्रोजेक्ट्स पे, नॉर्मली ये प्रोजेक्ट्स गिटहब पे पोस्ट होते हैं, वैसे और भी वेबसाइट्स होती हैं। और जब आप इंशाल्लाह बड़े लेवल पे पहुंच जाएंगे और आपको अच्छी चीजें आ जाएंगी इसी तरह से, तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, जैसे जब पाइथन की जो जो भी लाइब्रेरी बनाई जाती है, सो वहाँ पर लाइब्रेरी को बनाते वक्त उसकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन पेस्ट की जाती है और बताया जाता है कि भाई हमने ये फंक्शन बनाया है। सही है। इस फंक्शन को हम, ये फंक्शन इस तरह से काम करता है। अब आपने कहा है कि आपको पाइथन आती है, सो आपने वहाँ पे लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। सो लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी एक बहुत सारे फंक्शंस को आप एक जगह जमा कर देते हैं और फिर वो एक पूरी लाइब्रेरी बन जाती है एक फाइल में। अब होता क्या है कि अगर आपने लिखा हुआ है, एक फंक्शन है आपका कि numpy के लाइब्रेरी में, कि भाई आप ये इसके डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कीजिए। आई एम सॉरी कि अब अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में जा रही हूँ तो, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सो आपके पास एक फंक्शन है कि आपने 3-4 लाइनों का कोड लिखा हुआ है और उस कोड का काम ये है कि वो डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करता है। ठीक है। और ये सारा फंक्शन मौजूद है numpy लाइब्रेरी के अंदर। सो अब जिसने numpy लाइब्रेरी बनाई है, ये कोई एक बंदा नहीं है कि उसने इतनी बड़ी लाइब्रेरी और उसके इतने सारे फंक्शन, अब हमें तो वो फंक्शन इस्तेमाल करना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसका एक एक लफ्ज से फंक्शन को कॉल करते हैं और वो इस्तेमाल कर लेते हैं। ये ठीक ऐसी ही बात है कि अगर आपको व्हाट्सएप पे किसी को कॉल करनी है तो आप एक बटन दबाते हैं और आप कॉल कर लेते हैं, लेकिन जिसने वो बनाया है पूरा व्हाट्सएप, उसका काम इतना ज्यादा आसान नहीं था कि वो बटन दबाए और आपकी कॉल चली जाए। राइट?
Yes मैम, एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच मैम। इफ यू डोंट माइंड, कैन यू टेल मी कि हम गूगल पे जस्ट मैं अगर मैं जैसे मैं यहाँ पर मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास एक मोबाइल है और एक आई मीन लैपटॉप है, मुझे नहीं पता कि उन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट तक कैसे पहुँचा जाए। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका कहने का मतलब है कि मैं जस्ट गूगल पे सर्च करूँ फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल? बिल्कुल, अच्छा। जैसे कैलकुलेटर आई मीन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, तो वो गूगल पे आ जाएगा हाँ, ब्राउज़र के बिल्कुल। आप स्टार्ट गिटहब से लीजिए। गिटहब पे जो ओपन सोर्स रेपोजिटरीज होती हैं, अच्छा, ओके। उनको उन पे आप अपने चेंजेस कमिट कीजिए। लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिकली गूगल में जाने के लिए या फैंग में जाने के लिए जिन कंट्रीब्यूशंस की मैं बात कर रही हूँ, वो मैं बात कर रही हूँ कि जो मैं पाइथन की लाइब्रेरीज हैं, इनमें मैं कंट्रीब्यूशंस की बात कर रही हूँ। जी, जी मैम, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अभी हम इतने ज़्यादा हमें प्रोफेशनल नहीं है और अभी हम इतना ज़्यादा टैलेंटेड भी नहीं है कि हम जाके लाइब्रेरीज को पे कंट्रीब्यूट हुँ, करना शुरू कर दें। हमें स्टार्ट जो है वो थोड़ा सा छोटे लेवल से ही करना चाहिए। उसको मैम इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क वन फूलिश क्वेश्चन? इफ यू डोंट आपका माइंड। कोई भी क्वेश्चन फुलिश नहीं है। आप यकीन कीजिए, आपका जो क्वेश्चन है हो सकता है वो उसका जवाब बहुत सारे लोगों को पता ही ना। या ऑफ कोर्स मैम, यू आर राइट। मुझे 1.5 साल हो गए यहाँ पर और वाक़ई कई लोगों के ऐसे क्वेश्चन्स जो वो खुद कहते हैं कि फूलिश हैं, हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो मेरा भी यही क्वेश्चन होगा मैम कि अगर हम जो आप कह रही हैं बेशक बिगिनर लेवल ही हम कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे हम कंट्रीब्यूट करते हैं और हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो एक कोड ही क्यों ना हो, एक लाइन ऑफ कोड हो और वो रॉन्ग हो जाए, वो गलत हो जाए, देन व्हाट विल हैपन? नथिंग, इट्स एन ओपन सोर्स। कुछ ओके, नहीं होगा। अच्छा, देन अगर ये अगर अगर ठीक है, ओह थैंक यू सो मच कि कुछ भी नहीं होगा, बट क्या स्टिल हमारा नाम आएगा कंट्रीब्यूशन में या? देखिए, ये ठीक इससे ऐसा ही आप इसको समझें जैसे लिंक्डइन को आप समझते हैं। लिंक्डइन एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कोई भी आके इसमें अकाउंट बना के कुछ भी पोस्ट कर सकता है। सही है। अब जब उसने ओके, पोस्ट किया है तो उसके अकाउंट का नाम तो आएगा ना। डेफिनेटली, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैरन मैम, थैंक यू सो मच, यू रिलीव मी सो मच एंड रिप्लाइड टू माय क्यूरीज सो जेनरसली। अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज, आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह खैरन। बाबा बारकल्लाहु फीही। सो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमने सारी बात की कि आपके कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड में सिर्फ मैंने कंट्रीब्यूशन टू द ओपन सोर्स नहीं है, कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और अगर आप यूँ समझें कि ये पूरा एक समंदर है जिसको हमने एक छोटे से बॉटल में कैद कर लिया है लव्स कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड के, या फिर लव्स नहीं एक्चुअली, ये जो एक लाइन है कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप किसी भी आप अपनी जगह पे मौजूद हैं, चाहे आप गूगल को टारगेट नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप लाइफ में करियर में आप एक्सेल तो करना चाहेंगे ना। तो आप जहाँ पे भी एक्सेल करना चाहें, आपको सिर्फ इतना देखना है कि इस फील्ड में जिससे मेरा ताल्लुक है, मेरी कंट्रीब्यूशंस क्या हैं। और ये कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ये सिर्फ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में ऑप्टिमाइजेशन करके या फिर उनमें चेंजेस करके नहीं होती हैं, बल्कि अगर आप एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करते हैं, वो भी आपकी कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड है। आप उस फील्ड को समझ के अपने कुछ ना कुछ उसमें काम करते हैं, वो आपकी कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड है। तो आपका जितना ज़्यादा काम अपनी फील्ड के अंदर होगा, आप उतना ज़्यादा लीडर बन जाएँगे। दैट्स इट। ये एक सिंपल सी चीज़ है, जिसको एक इतने सादे अल्फाज़ों में बता दी गई है, लेकिन अगेन जब आप ये काम करते हैं, तो फिर ये काम करने के लिए इतना आसान नहीं होता, जितना कहने के लिए आसान है। सो नेक्स्ट इज़ नेटवर्किंग एंड मेंटरशिप। आपका नेटवर्क आपको आगे लेके जाता है। अगर आपके पास आईकोड गुरु नहीं होता, तो अभी हम सब बैठकर ये सारी बातें नहीं करते। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर आईकोड गुरु नहीं होता, तो मैं अभी ये वेस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी में बैठ के आपसे बात नहीं कर रही होती, और मैं कभी अमेरिका आती ही नहीं। सो लाज़मी तौर पर, और फिर ये तो हमारे दीन में भी है, क्लियर हदीस मौजूद है कि इंसान की सोहबत का असर उसके ऊपर आता है। अगर आपको अमीर बनना है, तो सिंपल सा तरीका है, आप कुछ नहीं करें, सिर्फ अमीरों में बैठना शुरू कर दें। आपको काबिल बनना है, तो आप काबिलों में बैठना शुरू कर दें। आपको लीडर बनना है, तो आप लीडर्स में बैठना शुरू कर दीजिए, सिर्फ इतना कर दीजिए। आप एक दिन फिर लीडर्स के सपने होंगे और आप एक दिन खुद लीडर होंगे। लिंक्डइन है
और दूसरी जगह हैं जहाँ पे ये गूगल वाले होते हैं, जाइए वहाँ पे ज्वाइन करें, उनके साथ बैठें, बातचीतें करें, जो वो पोस्ट कर रहे हैं देखें वो किस तरह से पोस्ट करते हैं, देखिए वो कौन कौन से इवेंट्स में जाते हैं, देखिए उनके लाइफ के प्रेफरेंसेस क्या हैं। सिर्फ आप नेटवर्किंग बनाने शुरू कीजिए और आप सिर्फ उनके बारे में देखना शुरू कीजिए एंड इंशाल्लाह आप कहीं ना कहीं पे पहुंच ही जाएंगे। अटेंड यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंसेज एंड टेक इवेंट्स, लेकिन ये इतना ज्यादा वो नहीं है। आई वुड से कि अगर आपके जो नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेज हैं वो आपको इतना ज्यादा फायदा नहीं देती हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में जाइए, वहां पे देखिए लोग कैसे बात करते हैं, और जहां पर भी जाइए बराए मेहरबानी बोलिए जरूर, पता लगना चाहिए लोगों को कि आप मौजूद थे। ऐसे ना हो कि अगर 40 बच्चों की क्लास है, आप को प्रोफेसर और जानते नहीं है तो आप फेल हो चुके हैं वहां पे। अगर यहाँ पे लोग फिलहाल 27 पार्टिसिपेंट्स हैं और मैं सिर्फ मरियम साद को जानती हूँ क्योंकि मरियम साद ने मुझसे 2-3 सवाल किए हैं, तो बाकी लोग फेल हो चुके हैं यहाँ पे। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप मेरी बात सुनिए, ये दुनिया बहुत छोटी है, इतने बड़े सोलर सिस्टम में और इतनी बड़ी गैलेक्सी में और इतनी बड़ी यूनिवर्स में ये दुनिया बहुत छोटी है, और उस दुनिया में फिर ये पाकिस्तान बहुत छोटा है, और उस पाकिस्तान में हम इंसान बहुत छोटे हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं आप इसको अंडरस्टिमेट करना बंद करें। आपको ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो आगे लेके जाएंगी। कोई आसमान से अब कोई और किताब नहीं उतरेगी जो आपको है ना बताएगी कि ये करना है और फिर आप उसको फॉलो करेंगे, तो मतलब कोई एक बहुत बड़ी चीज नहीं है जब जो आप उसको करेंगे तो आप वो आगे चले जाएंगे। असल में छोटी छोटी सी चीजें आपको डिसिप्लिन बनाती हैं और फिर वही आपको आगे लेके चले जाता है। आई होप एंड आई रियली होप के आप इन बातों को समझ सकें और आप इम्पोर्टेंस को समझें डाइवर्सिटी की, और आप उसको फॉलो करना शुरू करें। हायरिंग प्रोसेस इनका क्या होता है, हमने बात कर ली है कि स्किल्स कौन सी चाहिए होती हैं, हमने बात कर ली है कि हम फैंग में क्यों जा रहे हैं, और हमने बात कर ली है कि फैंग को कौन सी चीज लीडर बनाती है। अब बात यह है कि आपके पास स्किल्स भी आ गई हैं तो आप अपने यहाँ पे किस प्रोसेस से होके गुजर रहे हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि अगर तो आप गूगल में जाने के काबिल हैं तो आपको गूगल में अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गूगल आपको खुद ढूंढ लेगा। मैं आपको ये बात बहुत जिम्मेदारी से बता रही हूँ कि आप इतने बारे में खुद नहीं जानते होंगे जितना गूगल आपको जानता है। और मैं आपको ये भी बहुत जिम्मेदारी से बता दूं कि अगर आपको गूगल जाना है तो आपको अपनी फील्ड का गूगल बनना पड़ेगा। अपनी फील्ड का गूगल बनने से मुराद क्या है कि हम कभी भी गूगल पे उठा के कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल फौरन से उसका आंसर देता है। आपको अपनी फील्ड में आपको इस तरह से मास्टर करना पड़ेगा, अपनी फील्ड प्लस कंप्यूटर साइंस में, जो मैंने आपको पीछे स्किल्स बताई है डाटा स्ट्रक्चर्स में। ऑलराइट, सो जितनी भी पॉसिबल चीजें, यानी जितने भी आप इसको बेसिक लेवल के ऊपर जाके जितने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसमें आप जितना अपने आप को मास्टर कर सकते हैं उतना ज्यादा बेहतर है। और वंस यू आर अ मास्टर आपको फिर गूगल में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। गूगल बहुत सारे रिक्रूटर्स को, ना सिर्फ गूगल बल्कि पूरा फैंग, दुनिया के टॉप कंपनीज एक लोगों को सिर्फ इस बात की सैलरी देती हैं कि भाई वो जाएं और दुनिया में से अच्छे लोगों को ढूंढें जो उनकी कंपनी को आगे लेके जाएं। और वो लोग सिर्फ और सिर्फ इस काम लोगों को ढूंढने की सैलरी देते हैं। और अगर वो लोगों को सैलरी नहीं ढूंढ अगर वो नहीं ढूंढ पाते, फॉर एग्जाम्पल एक गूगल का रिक्रूटर है वो अच्छे लोगों को नहीं ढूंढ सका और वही ओपन एआई के रिक्रूटर ने अच्छे लोगों को ढूंढ लिया, तो आपको क्या लगता है कि गूगल उससे पूछेगा नहीं कि ये इंजीनियर उसके पास कैसे गया जबकि ये हमारे पास आ सकता था, तुमने उसको क्यों नहीं ढूंढा? आप मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर तो आप काबिल हैं तो आपको फिर अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, गूगल आपको खुद ढूंढ लेगा। आपको इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में क्या होगा, लीड कोड में जो प्रॉब्लम्स है वही प्रॉब्लम्स हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। जो सिस्टम डिजाइन आपको पीछे मैंने बताया वही एग्जैक्टली होगा। देन अपनी फील्ड में तो आपने मास्टर्स बीएस या फिर पीएचडी तो किया हुआ ही है। आई वुड से कि इतना ज्यादा आपको अपनी फील्ड के बारे में नहीं पता होना चाहिए जितना ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि आप कंप्यूटर साइंस को यूज करते हुए इस फील्ड को कैसे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है आपका वो थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल का इंटरव्यू है, लाइक बिहेवियर इंटरव्यू और कल्चरल फिट XYZ। ये भी थोड़ा सा जरूरी होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि असल में इनकी मेन मेन फोकस होता है कि भाई ऐसे लोग होने चाहिए जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ना कि ऐसे जो प्रॉब्लम को बढ़ाएं। अगर आप लोगों की बात ही नहीं समझ पाते हैं और अगर आपको आपको समझ ही नहीं आता है कि आपसे कहा क्या जा रहा है, आपको टास्क क्या दिया गया है, सो उनको फिर
हायर करके आपको कोई फायदा होगा नहीं, राइट? सो द मेन थिंग इज, छोटी सी जो बेसिक मैंने आपको बताई है सिर्फ वही एक बेसिक है। और जब आप इस पर काम करने के लिए जाते हैं तो ये काम करने में इतना ज़्यादा आसान नहीं है जितना बोलने में आसान है कि बस कोडिंग सीख लो, डीएसए कर लो, सिस्टम डिजाइन कर लो और कंट्रीब्यूशंस कर लो, दैट वुड बी इट। लेकिन इतना आसान करने में नहीं होता है जब आप करते हैं। और फिर आपको समझ आता है कि ये क्यों, ये उन लोगों को जिन्होंने सब चीज़ें सीख ली हैं ये फिर क्यों उनको पे कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से बता दूं कि फिलहाल तो आपका मेन फोकस होगा, अगर आप आईकोड ग्रुप पर हैं, तो कि आपको स्कॉलरशिप लेके अमेरिका आना है। सो जब आप स्कॉलरशिप लेके अमेरिका आ जाते हैं तो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, मैं यहाँ पे अभी कोर्स वर्क मेरा चल रहा है। सो मेरे पाकिस्तान में जो फेलोज थे यूनिवर्सिटी के अंडरग्रेड के, उनका भी कोर्स वर्क चल रहा है, वो भी मास्टर्स कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दोनों में कंपैरिजन देखें तो मैं उनसे ज़्यादा बेहतर लेवल के ऊपर मौजूद हूँ, क्योंकि मैं अपना कोर्स वर्क दुनिया की बेहतरीन जगह के ऊपर, दुनिया के बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम में कर रही हूँ, राइट? मेरी जो रिसर्च है वो उन लैब्स में होगी फ्यूचर में जो कि पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है। सो यू कैन सी द डिफरेंस, राइट? लेकिन जब आप यहाँ पर आ जाते हैं ना, तो फिर अब आप यहाँ पे मीडियोकर बन जाते हैं। यानी जब आप अमेरिका आ जाते हैं तो आप पाकिस्तान में तो से तो अबव एवरेज होकर आप आ जाते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आके आप मीडियोकर बन जाते हैं। और अगर तो आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे पूरा अमेरिका ही मीडियोकर है। यहाँ पे लोग पूरी जिंदगी अपनी गुजार देते हैं चंद हजार डॉलर की जॉब के अंदर, और चंद हजार डॉलर की जॉब में वो लोग सुकून से रह लेते हैं और एंटरटेनमेंट भी कर लेते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने आप को संभालते हैं ना, उनकी फैमिलीज नहीं होती हैं। बच्चों को भी वो 18 साल की उम्र में लिटरली मेरे पास में फेलोज हैं। और शुरू में तो मुझे बहुत अफसोस होता था कि यार ये इतने सालों से अकेले रह रहे हैं। मैंने तो जिंदगी को अकेले अभी रहना एक्सपीरियंस किया है, वो भी मेरे पास पीछे एटलीस्ट मोरल सपोर्ट तो है ना, इमोशनल सपोर्ट तो है ना, मेरी कॉल पे बात होती है, राइट? इनके पास तो मोरल और इमोशनल सपोर्ट भी नहीं है। और इनके पेरेंट्स ने उनको छोड़ दिया जब भी इन्होंने बैचलर्स भी नहीं किया था, घर से बाहर निकाल दिया। कोई घर नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई 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 एजुकेशन नहीं है कि ये क्या करेंगे। सो इनकी पूरी जिंदगी मीडियोकर ही गुजर जाती है, और ये पूरी जिंदगी ही चंद हजार डॉलर कमाते रह जाते हैं। और चंद हजार डॉलर में इंसान अपनी जिंदगी तो बेहतर बना लेता है, एक्चुअली बेहतर नहीं, अपनी जरूरतें तो पूरी कर लेता है, लेकिन जब आपके पास एक फैमिली होती है तो आप उसकी जरूरतों को पूरी नहीं कर पाते हैं, और फिर आप वो सारी चीजें भी नहीं कर पाते हैं जो आपको करनी होती है। तो अब आपको फिर यहाँ के जो मीडियोकर लेवल है इससे निकलना है। और जब हम बात कर रहे हैं कि हमें फैंग में जाना है, तो हम दुनिया के टॉप 1% लेवल की बात कर रहे हैं, हम उन लोगों में शामिल होने की बात कर रहे हैं जो ग्लोबली टॉप 1% में आते हैं, जो पूरी दुनिया में अबव एवरेज हैं। फिर उससे आगे तो फिर कोई और चीज़ ही नहीं है ना, मतलब आपने दुनिया की बेहतरीन कंपनी को ज्वाइन कर लिया, फिर तो अब यही रह जाता है जैसे मैंने अभी आपको बताया था पीछे के, फिर आप जाके अब आप एलन मस्क से compete कीजिए, फिर तो कंपटीशन को रह ही नहीं जाता है। सो अब ये सब अचीव करने के लिए लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज इंटरव्यू प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। पहले तो आपको अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा, और मैंने आपको बताया कि अगर आप काबिल हैं तो आपको अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, गूगल खुद आपको इंटरव्यू कॉल कर लेगा, आपके पास खुद है ना इनविटेशन आ जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है? सो अब इंटरव्यू प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, इसमें कुछ लगते हैं हमारे पास। वंस जब आपके पास ये सारी पीछे स्किल्स हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, और आपके कंट्रीब्यूशंस हैं, उसके बाद सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन में ये 3 से 6 महीने लगते हैं जो यहाँ पे बताए हुए हैं। और उसमें आपको कोडिंग के जो क्वेश्चन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है, सिर्फ और सिर्फ। और उनको प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास 2-4 रिसोर्सेज हैं, जैसे इलीट कोड की बात हुई थी, लेकिन इसके अलावा आपके पास और भी वेबसाइट्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हैं मॉक इंटरव्यूज के लिए। आप वहाँ पे अपने मॉक इंटरव्यूज दीजिए, देखिए आपकी क्या गलती है, और उस गलती को कवर कीजिए, और फिर अपने आप को एनालाइज करते हुए आगे बढ़ते जाइए। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो जो वैसे तो मैं आपको साथ साथ बताती रही हूँ थ्रू आउट दिस वेबिनार, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो रिजेक्शन रेट है ना, आपको पता है वो 98% का होता है। यानी कि अगर आपने 100 जगह इंटरव्यू दिया है तो आप कहें तो आप सोचें कि आपके किसी 2 कंपनी में जाके आपकी जॉब लगेगी।
क्योंकि 1% में आना कोई आसान बात तो नहीं होगी, हम इसकी बात कर रहे हैं। सो उसके लिए एक थोड़ा सा एक बेहतर ऑप्शन ये है कि डायरेक्ट आप गूगल में अप्लाई ना कीजिए। पहले आप गूगल से जो, यानी आप डायरेक्ट टॉप 5 ऑफ द वर्ल्ड कंपनीज को टारगेट ना कीजिए, पहले आप टॉप टॉप 1000 को, टॉप 1000 नहीं, टॉप 500 को टारगेट कीजिए। सो वो इतनी ज़्यादा सैलरी तो नहीं देती कि आपका ये है कि पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपये हो जाए महीने का, मगर ये है फिर भी उससे तो बेहतर ही होगा जो आप पूरी ज़िंदगी अर्न करते हैं पाकिस्तान में। ठीक है। सो आपने क्या करना है कि पहले छोटे लेवल्स की कंपनीज में इंटरव्यूज देना शुरू करें। आपको इंटरव्यू देना आएगा, आपको पता लगेगा कि जब सामने रिक्रूटर बैठा हुआ होता है उससे बात कैसे करते हैं, आपको पता लगेगा कि आप इंटरव्यू में परफॉर्म कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी और फिर इवेंचुअली आप गूगल में भी चले जाएंगे। लेकिन इस सब के लिए आपके पास जो जो आसान तरीका है, वो आसान तरीका यही है। बाय द वे मैं आपको यही बताना चाह रही थी एक्चुअली कि गूगल में जाने के भी 2 तरीके हैं, मुश्किल तरीका भी है और आसान तरीका भी है। जो बाकी जो दुनिया है वो मुश्किल तरीके से जाती है, और ख़ुद हमारे जो एल्गोरिथम ग्रुप की एडमिनिस्ट्रेशन है जो फिलहाल सिलिकॉन वैली में है, वो भी मुश्किल तरीके से ही गई है। लेकिन इसका आसान तरीका भी है, और ये काम आसानी से हो सकता था। आपको उस वक्त पता चलता है कि जब आप वो काम कर लेते हैं। तो आप को फिर जब आप पहुंच जाते हैं ना, फिर आपको पता लगता है कि यार मैं यहाँ पे, अगर तुम्हें इस रास्ते से आता तो ये शॉर्टकट था। तो आईक्यू ग्रुप आपको शॉर्टकट बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा शॉर्टकट पता है क्या है? सबसे बड़ा शॉर्टकट ये है कि आप स्कॉलरशिप की प्रिपरेशन करें, अमेरिका आ जाएं। ठीक है, अमेरिका आ जाएं, यहाँ के वर्क एनवायरनमेंट देखें। अमेरिका भी, क्योंकि आपको हम फ्री में तो लेके नहीं आ रहे ना। अगर आप आ रहे हैं रिसर्च असिस्टेंट है या फिर आप टीचिंग असिस्टेंट हैं, तो आप जॉब के ऊपर अमेरिका आ रहे हैं। सो आपको वर्क एनवायरनमेंट पता लगता है, आपको यहाँ नेटिव स्पीकर से बात करने में पता लगता है। अगर आप वहाँ पे पूछें आईक्यू के ऊपर लोगों से, तो अक्सर लोग आपको कहेंगे कि नेटिव्स की बातें समझ नहीं आती वो क्या कह रहे हैं, इवन दो कि हम आइल्स देकर आए हैं। क्योंकि यहाँ पे एक्सेंट डिफरेंट है। यहाँ पे इंग्लिश को बोलने का तरीका डिफरेंट है। हम भी इंग्लिश बोलते हैं भाई, हमने भी पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, और हमने जो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन था हमारा इंग्लिश में ही था, हमने पूरी पूरी किताबें इंग्लिश में पढ़ी हैं। लेकिन हमारे यहाँ इंग्लिश डिफरेंट है, यहाँ इंग्लिश डिफरेंट है। हमारे यहाँ कल्चर डिफरेंट है, यहाँ कल्चर डिफरेंट है। सो अगर तो ये बात मैं अक्सर कहती हूँ कि आप काबिल हैं तो फौरन आपको फैंग हायर करता है, और वो फौरन आपको पाकिस्तानी महीने के 1 करोड़ रुपये देने को तैयार हो जाता है। लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता। अगर आप कोप अप नहीं कर पाते तो वो आपको फौरन फायर भी करता है, वो आपको फौरन बाहर निकाल के खड़ा कर देता है। तो आपको सिर्फ ये टारगेट नहीं करना कि मुझे फैंग में जाना है, आपको सिर्फ गूगल का नाम नहीं चाहिए भाई, आपको वहां पे सस्टेन भी करना है, सर्वाइव भी करना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके लिए आपको फिर ये सारे एनवायरनमेंट समझने की जरूरत पड़ती है कि यहाँ पे काम कैसे होते हैं, यहाँ के वर्क एथिक्स क्या हैं। सो अमेरिका का अब तो वैसे भी H1B वीज़ा जो है, वर्क वीज़ा, उसकी तो फीस वैसे भी $1 लाख हो गई है, तो अब उसको तो तस्वुर ही जहन में नहीं आता। F1 वीज़ा पे अमेरिका आइए, यहाँ पे चीज़ों को समझें, साथ साथ पढ़ें, कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड करें। अपनी रिसर्च आप किसी ऐसी फील्ड में कीजिए जो आपको गूगल की तरफ लेके जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर फिजिक्स की स्टूडेंट हूँ तो फिजिक्स में मटीरियल साइंस भी है ना, और फिजिक्स में मैं नाम नहीं लेना चाह रही, खैर कंडेंस मैटर फिजिक्स भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें, एस्ट्रोफिजिक्स भी है। लेकिन गूगल जो इंटरेस्टेड है वो फिलहाल क्वांटम कंप्यूटिंग में इंटरेस्टेड है। सो अब ये मेरी थोड़ी सी समझ के ऊपर बात है कि बजाय ऐसे कि मटेरियल साइंस के ऊपर जाके मैं अपना टाइम ज़ाया करूँ, मैं क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर काम करूँ पहले दिन से। इसी तरह से आपकी कोई भी फील्ड है, आप मेडिकल में हैं तो क्या गूगल का मेडिकल से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, गूगल मेडिकल इमेजिंग पर कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा। आप देखें गूगल आपकी आपकी फील्ड के हिसाब से कहाँ काम कर रहा है। आप अपनी रिसर्च को उस फील्ड में लेके जाइए, आप अपने कंट्रीब्यूशंस को उस फील्ड में लेके जाइए, आप उस फील्ड, अपनी फील्ड के उस एस्पेक्ट को अच्छे में मास्टर कीजिए। अगर आप साइकोलॉजी में हैं तो क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, और भी पता नहीं कौन कौन सी साइकोलॉजी है, राइट? सो आप अपनी साइकोलॉजी के उस
रिसर्च एरिया को मास्टर करें जिसमें फैंग इंटरेस्टेड है। इसी तरह से अगर आप मैथमेटिशियन हैं तो आप अपनी मैथमेटिक्स के, आप केमिस्ट हैं तो आप अपनी केमिस्ट्री के उस एरिया को टारगेट करिए जिसमें फैंग इंटरेस्टेड है। आप उस एरिया को मास्टर करें, आप उस एरिया में कंट्रीब्यूशंस करें और आप अपने कंप्यूटर साइंस की नॉलेज को उस एरिया में जाके इंटीग्रेट करें। देन यू विल बी द वर्ल्ड क्लास लीडर एंड यू विल बी द वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर। और फिर आप वो शख्स होंगे कि कोई भी कंपनी हजारों डॉलर्स आपको देने के लिए तैयार होगी, एक्चुअली मिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर आपको हायर करने के लिए तैयार होगी। और सबसे आखिर में मैं अपनी बात को जल्दी कंक्लूड कर रही हूँ। वजह यह है कि मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, मेरी क्लास है। सो अपनी बात को मैं सिर्फ ये कह के कंट्रीब्यूट करूंगी कि देखिए, काम तो करना ही पड़ेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम सब मुस्लिम हैं यहाँ पे, तो अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है कि इंसान को मुशक्कत में पैदा किया गया है। अब अगर आप दुनिया में मौजूद हैं तो मुशक्कत तो आप पे आएगी ही, लेकिन ये थोड़ा सा हम पे ये चॉइस होती है कि कि आप मुशक्कत को या तो अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में उठाएं या फिर जिंदगी के पहले सालों में उठा लें। सही है, तो अगर तो अपनी जिंदगी के शुरू के सालों में आप मुशक्कतें उठा लेते हैं तो आपकी जिंदगी के आखिरी साल किसी हद तक के आसानी में गुजर जाते हैं। लेकिन जो आपकी किस्मत में लिख दिया गया है वो तो होकर ही रहेगा। तो मेहनत से नहीं घबराइए। ये सारे काम जब आप करने बैठेंगे आपको बहुत मुश्किल लगेंगे। और वैसे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, मुश्किल इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि आपको करने नहीं आते। वंस आपको करने आ जाएंगे फिर आपको बहुत आसान लगेंगे। तो थोड़ा सा ये काम मुश्किल है और बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कर रहे होते तो पूरा अमेरिका फिर होता है ना गूगल में। पूरा अमेरिका क्यों 4-5 हज़ार की जॉब कर रहा है? क्यों सिर्फ दुनिया के 1% लोग वहां पे मौजूद हैं? क्यों पूरी दुनिया नहीं चली जाती? आई मीन पाकिस्तानी महीने के 1 करोड़ किसको बुरे लगते हैं? राइट। सो अब जब आप करने के लिए सारी चीजें बैठेंगे तो आपकी एफर्ट्स लगेंगी। सो आपने उन एफर्ट से भाग नहीं जाना है। इस मैदान में आप फेल सिर्फ और सिर्फ तभी होंगे जब आप खुद से फेल हो जाएं और आप अपनी कोशिश यही करना बंद कर दें। कोशिश करते रहिए, काम करते रहिए, कंट्रीब्यूशंस करते रहिए। आप जितना ज्यादा सर्व करेंगे आप उतना ज्यादा आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर तो डॉक्टर जफर शाहिद दिन के 18 घंटे आईकोड गुरु के ऊपर सर्व कर रहे हैं तो उसकी आप इम्पैक्ट देखें ना। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मेरी तरह से हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स अमेरिका में मौजूद हैं। और ये तो पाकिस्तानी हैं जिनको वो लेकर आ रहे हैं, बाकी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को वो फैंग में पहुंचा चुके हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते क्योंकि उनके डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है। उस वक्त आईकोड गुरु मौजूद नहीं था। राइट। और वैसे भी जो लोग अमेरिका में आ गए हैं, आप आईकोड गुरु का हिस्सा होते हुए भी आप सबको नहीं जानते। So there are thousands of students और thousands of people जो इस रास्ते को फॉलो करके आगे जा चुके हैं। तो जब एक चीज को फॉलो करके लोग आगे जा रहे हैं तो आपको किसको फॉलो करना चाहिए? सबसे आसान तरीका यही है कि आप कहाँ पे पहुंचेंगे इसको देखने का तरीका यही है कि जिसको सब फॉलो कर रहे हैं अगर आप भी उसको फॉलो करते हैं तो आपको भी वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। कोई भी रास्ता चूंकि हमारा नया नहीं होता। अगर तो आप गूगल में जा रहे हैं तो आप पहले शख्स तो नहीं है ना जो गूगल में जा रहे हैं। आप उन रास्तों को फॉलो कीजिए जिनको फॉलो करके लोग पहुंच चुके हैं। एंड अगेन लेट मी टेल यू दैट कि दुनिया के 1% की कैटेगरी में आना है तो फिर आपको 1% ही बनना पड़ेगा और ये वाले सारे काम आपको करने पड़ेंगे। और अगर आप ये वाले काम नहीं करेंगे तो जिंदगी तो आसान तो वैसे भी नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे पास कुछ मिनट्स हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एल्स आई वुड लाइक टू लीव अर्ली इफ यू आर ओके विद दिस, मैम अरूज। थैंक यू सो मच मैम वानिया। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। ये हमारी लास्ट स्लाइड रह गई थी। स्टार्ट अर्ली, स्टे क्यूरियस एंड कीप बिल्डिंग। एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करें गूगल में जाने का जर्नी यही है और आपको करना यही पड़ेगा। तो आप जितना ज़्यादा जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं उतने ज़्यादा आप बेहतर होते हैं और उतनी ज़्यादा आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। क्योंकि जब आप अर्ली एज में स्टार्ट करते हैं तो आप अपने पोटेंशियल्स की पीक के ऊपर होते हैं। आपकी आपकी मेंटल जो काबिलियत है
और आपकी जो फिजिकल काबिलियत है वो पीक के ऊपर होती है, आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं और उसको पे जितना जल्दी काम करें उतना बेहतर है। आपको पता है गूगल नहीं, फेसबुक जब मार्क जकरबर्ग ने बनाया है तो 19 साल की उम्र में बनाया है। और फेसबुक मेरा ख्याल है बहुत पुराना था, मुझे ईयर तो याद नहीं है कि कब ये डेवलप हुआ था, लेकिन हम बहुत छोटे छोटे थे। 2005 से पहले की कहानी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 2008 से पहले तो है ही है। तो 19 साल की उम्र में मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक लॉन्च की थी और फेसबुक ने उसको बिलियनियर बना दिया। एक आम सा बच्चा था जैसा आप और मैं होते हैं, राइट? फेसबुक ने उसको बिलियनियर बना दिया। सो उस वक्त के यहाँ पे जो रिलीज ईयर है मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि 2008 से पहले की बात है, क्योंकि उस वक्त मोबाइल फोन्स भी इतने कॉमन नहीं थे और इंटरनेट भी इतना कॉमन नहीं था और कंप्यूटर्स भी इतने कॉमन नहीं थे। लोग कंप्यूटर के बारे में बहुत कम जाना करते थे। और जब उसने लॉन्च की है तो वो 19 साल का था, लेकिन उसने कोडिंग करना 3 साल की उम्र में स्टार्ट किया था, लिटरली 3 साल की उम्र में। और अब आप यानी फेसबुक का जो भी रिलीज ईयर था उससे आप मजीद पीछे जाइए जरा, कोई 15 या फिर 16 साल पीछे जाइए और आप सोचें कि उस वक्त दुनिया कहाँ थी। यानी 2001 से पहले दुनिया का टेक्निकल लेवल क्या था कि जब आपके पास जो फोन्स थे वो बटन्स वाले थे और आपके पास कोई वीडियो कॉल का सिस्टम नहीं था। इवन आपके पास जो पिक्चर्स के लिए जो आप कैमराज इस्तेमाल करते थे वो दूसरे वाले, यानी फोन के अंदर आपके कैमराज नहीं हुआ करते थे। सो उस वक्त आम लोगों का लेवल क्या था, और वो बच्चा 3 साल की उम्र में बैठ के कोडिंग कर रहा था, तभी तो उसने 19 साल की उम्र में फेसबुक लॉन्च कर दी। ऐसे थोड़ी होता है कि आप यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद सोचें कि अच्छा मुझे ये करना है और फिर आप कुछ करने के लिए बैठें तो फिर है ना, और आपको दुनिया कहे कि हम तो बिल्कुल आपका इंतजार कर रहे थे, आइए हम आपको प्लेट में पेश करने के लिए तैयार है तमाम चीजें। ऐसे नहीं होता। आपको जितनी ज्यादा जल्दी मेहनत करेंगे उतने ज्यादा आप रिजल्ट्स ले पाएंगे। आई एम अज्यूमिंग किसी का भी कोई भी क्वेश्चन नहीं है। मैम चैट में क्वेश्चंस हैं। अगर मैम आप मेरे लिए पढ़ दें प्लीज। बिल्कुल मैम। सर मोहम्मद बिलाल पूछ रहे हैं कि लीड कोड के क्वेश्चंस हमें कितने सॉल्व करने चाहिए और कितनी प्रिपरेशन करें गूगल के लिए। कोई लिमिट नहीं है सर, लीड कोड के क्वेश्चंस कितने सॉल्व करने चाहिए कोई लिमिट नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं। आप असल में देखें, गूगल ये जज करता है कि आप टेक्निकली कितने स्ट्रांग हैं, आपका डीएसए कितना स्ट्रांग है, आपका सिस्टम डिजाइन कैसा है, और आप प्रॉब्लम्स को लीड कोड में असल में वो प्रॉब्लम्स हैं, तो आप प्रॉब्लम्स को किस तरह से अप्रोच करते हैं। अब हो सकता है कि मुझे 100 प्रॉब्लम्स करने के बाद लीड कोड की ऑप्टिमाइजेशन आ जाए, तो मे बी पॉसिबल किसी और को 50 प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आ जाए। सो द गोल हेयर इज टू मास्टर डीएसए, द गोल हेयर इज नॉट टू कंप्लीट लीड कोड। गेटिंग माई पॉइंट? सो मे बी आपको 1000 प्रॉब्लम्स करने के बाद डीएसए मास्टर हो तो 1000 प्रॉब्लम्स कीजिए, नंबर्स की तरफ नहीं जाएं, स्किल्स की तरफ जाएं, स्किल को चेस कीजिए। ऑलराइट, और वैसे भी गूगल आपकी लीड कोड प्रोफाइल नहीं देखता कि आपने लीड कोड के 1000 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो चलो हम इनको एप्लीकेशन गूगल इंटरव्यू के इनविटेशन दे देते हैं। वो आपकी काबिलियत चेक करते हैं। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। मैम लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसा मोहम्मद बिलाल का ही है कि मैं वो बोल रहे हैं कि इंटर पार्ट 2 में है, मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं लेकिन लॉजिक की अभी समझ नहीं आती। ठीक है सर, किसी को भी समझ नहीं आती 50 क्वेश्चन में, 200 क्वेश्चन करने के बाद भी समझ नहीं आती, इट्स प्रीटी नॉर्मल। और वैसे जो है लीड कोड के क्वेश्चन सिर्फ कर लेना आपको फायदा नहीं देगा, आपको लीड कोड पढ़ाना आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में वो आपसे सिर्फ ये नहीं कहते कि आपका क्वेश्चन है या आप सॉल्व कर लो, वो आपसे कहते हैं कि भाई आपने क्या किया है वो बताओ हमें। ठीक है? और फिर टाइम होता है,
आई एम नॉट श्योर आपको ये डॉक्टर जफर शाहिद का एक्सपीरियंस पता है या नहीं पता, लेकिन उन्होंने फेसबुक का एक दफ़ा जब इंटरव्यू दिया था तो वो फेल हो गया। जो प्रॉब्लम 45 मिनट्स उन्हें सॉल्व करने के लिए दिए गए थे वो उन्होंने 20 मिनट्स में सॉल्व की थी, ठीक है। और इंटरव्यू फेल हो गया। उन्होंने कहा कि अभी मैंने तो प्रॉब्लम ठीक सॉल्व की थी और मैं तो इतनी इतने 20 मिनट में सॉल्व कर ली थी, आपने मुझे 45 मिनट दिए थे, अब मैं इंटरव्यू फेल क्यों कर दिया? रिक्रूटर ने बताया कि यू वर स्लो, ठीक है। तो आपको लीड कोड पढ़ाना भी आना चाहिए, सिर्फ कर लेना आपको फायदा नहीं देगा, आप पढ़ाइए लीड कोड। जी मैम, मरियम साहब। Ma'am, it is not a question but a feedback. Can I give? Yes, absolutely. I'm open to any feedback. You are amazing. You are amazing mentor, ma'am. Uh, if you are amazing mentor, then I believe that you would be amazing human being as well. Your style of making understand to the participants and go deep down to explain each and every topic. It's really ब्रिलियंट। एंड जिस तरह से आपने एक बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज की मीन सिंपल वे में आपने एक कॉन्सेप्ट को समझाया है, दिस इज ट्रूली मार्वलस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपके कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का, बहुत बहुत शुक्रिया। सो डू वी हैव एनी अदर मोर क्वेश्चंस? मैं थोड़ा सा जल्दी लीव करना चाह रही हूँ मैम, इफ इट इज ओके। ओके मैम वानिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपका जो मैम मरीम साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि द वे यू स्पीक अमेजिंग, और आप बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करती हैं कि अगला बंदा फौरन उसे पिक कर लेता है। थैंक यू सो मच मैम अगेन। और मैम आप लीव कर सकती हैं अपनी क्लास के लिए। थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा अर्ली लीव कर रही हूँ। नो आई इशू रियली मैम। टू अटेंड समथिंग। थैंक यू सो मच तो मैम, हाफिज, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। आई रियली होप आप बिलीव कीजिए, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ज्वाइन किया है सेशन कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि एक वो छोटी सी जगह नहीं है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, बल्कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, और जब आप में टैलेंट है तो क्यों नहीं करते आप? मे बी एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी आप यहाँ पे एक एवरेज अमेरिकन से ज़्यादा टैलेंटेड हैं। टैलेंटेड नहीं तो आई कैन गारंटी हार्ड वर्किंग है। अगर इंशाल्लाह आप मैम। में इतने ज़्यादा, अगर मे बी आपका आईक्यू इतना ना भी हो तो आप दुनिया की मेहनती कौम में नंबर 1 में आएंगे, आई वुड से। सो मेहनत आगे लेके जाती है, आप अपनी मेहनत को सिर्फ सही डायरेक्शन में कीजिए और स्मार्टली कीजिए। मेहनत दुनिया में वैसे भी करनी है, तो आप ये मेहनत करके किसी अच्छी जगह पहुंच जाए, एटलीस्ट आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम तो होगी। दीज वुड बी माई क्लोजिंग मार्क्स। सो लाजमी तौर पे ट्राई कीजिएगा इन सारे स्टेप्स को, एटलीस्ट स्कॉलरशिप लेके यहाँ पर आइए तो सही। अगर गूगल ना भी सही तो और भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो आपको उससे ज़्यादा तो पे कर देंगी जो आप पाकिस्तान में फिलहाल अर्न कर रहे होंगे। एंड कोई क्वेश्चन हो तो आप बेशक मैम उरूज से कांटेक्ट कर सकते हैं, वैसे तो मेरा ख्याल नहीं होगा आपको क्वेश्चन। इंशाल्लाह सी यू लेटर मे बी। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।